फर्स्ट लेक्चर क्लास. So I have something for you. ओके, तो हेलो दोस्तों, यह हमारा पहला लेक्चर क्लास है, तो आप सभी के लिए मेरे पास कुछ है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लिए. ओके, अब चलिए इस फ्लावर को ऑब्जर्वेशन करते हैं और जिसको जिसको जो जो फ्लावर पसंद हो यहाँ से ले सकते हैं. ओके, तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करते हैं, तो हमको मिलता है कि ये सबसे छोटा पार्ट है, इसको फर्स्ट फेज है, उसके पश्चात इसको सेकंड फेज कह सकते हैं. इसी प्रकार से क्या है, जो फ्लावर के बहुत सारे फेज हमको दिखाई दे रहा है. ओके, और अंत में हमको पूर्ण फ्लावर किस प्रकार से दिखाई देता है, तो वह इस प्रकार से दिखाई देता है. ओके, इसी प्रकार से आप लोगों ने अपने घरों में या फिर आसपास ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह पहले दिन से ही बोलना, चलना, खेलना, खाना सीख जाता है क्या? तो नहीं. तो इसके लिए क्या चाहिए, उसको समय चाहिए. ओके, तो सर्वप्रथम वो पहले 1 साल का होता है, उसके बाद 2 साल का, उसके बाद 3 साल का, उसके बाद 4 साल का. इसी प्रकार से जो प्रक्रिया होता है वह आगे बढ़ता जाता है. ओके, तो इस प्रकार से ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं. ओके, तो इवोल्यूशन या जीवों का विकास किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम नोन एज इवोल्यूशन. ओके, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर 1 में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, ये जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया क्यों जरूरी होती है, किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या इवोल्यूशन जरूरी होती है, बहुत सारे इसके रिलेटेड सिद्धांत के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं. ओके, तो फर्दर डिले लेट्स गो. ओके, इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास. ओके, तो जो इसके डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास का इवोल्यूशन कहते हैं. ओके, इसको आप लोग सिंपल वर्ड में इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम known as what is known, so basically known as evolution. ओके, तो इवोल्यूशन किसे कहते हैं, आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम नोन एज इवोल्यूशन. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो बेसिकली किसी भी जीवों को क्या है, अपने एग्जिस्टेंस अर्थात अपने प्रेजेंस बनाए रखने के लिए इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों, तो सपोज यदि कोई भी जीव क्या होता है इसमें समय के अनुसार बदलाव नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, वह समाप्त हो सकता है. इस वजह से प्रत्येक जीवों को अपने प्रेजेंस बनाने के लिए इवोल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ओके, इसी प्रकार से आइए समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक होता है. तो जिस प्रकार से जो प्रकृति में समय के अनुसार चेंजेस होता है अर्थात बदलाव होता है, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है प्रत्येक जीवों में भी क्या बदलाव होना आवश्यक होता है. क्यों, क्योंकि ऐसे जीव जो प्रकृति के अनुरूप अपने ढाप को नहीं ढालेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, वह एक्सटिंक्ट अर्थात वह समाप्त हो सकता है. ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ओके, तो पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां मौजूद है. स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी इतना बड़ा ग्लोब है तो इसमें हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां मींस स्पीशीज मौजूद है. ओके, अभी प्रजाति होता क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं. ओके, तो जैसे कि हम लोग डॉग की बात करें तो व्हाट आर द स्पीशीज ऑफ डॉग, तो बेसिकली जैसे कि बीगल डॉग हो गया, लैब्राडोर डॉग हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे से क्या होता है स्पीशीज होता है. ओके, यदि हम इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं तो हम इस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में या फिर आसपास या फिर कहीं पर भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो कुत्ता होता है कोई काले कलर का होता है अर्थात कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई ब्राउन एंड व्हाइट होता है.
एवं कोई डिफरेंट कलर का होता है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग कैट की बात करें तो कुछ कैट क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, इसी प्रकार से कोई चितकबरे कलर का होता है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अपनी बात करें अर्थात ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कुछ मेल होता है, कोई फीमेल एवं कोई ट्रांसजेंडर। ओके, इसी प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी जीव विद्यमान हो, चाहे वह छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर वह जियांट ऑर्गेनिज्म हो या फिर ट्री या फिर प्लांट्स, vegetables, crop of any particular of the organism which is exist in all over the world, अर्थात कोई भी जीव जो कि पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है उन सभी का क्या होता है, अपना अपना एक प्रजाति अर्थात अपना अपना क्या होता है, वैरायटी होता है, अर्थात उसका नस्ल होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि स्पीशीज किसे कहते हैं। तो बेसिकली इसको आप लोग याद रखिएगा, स्पीशीज इक्वल टू as we can see the variety, अर्थात variety of organism known as species। ओके, तो इनमें से बहुत से जीव जंतु से हम लोग परिचित है, जैसे कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया, सब्जी हो गया, पेड़ पौधे के अलावा जैसे कि फसल हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, मनुष्य हो गया, मछली हो गया, बर्ड्स हो गया, इसी प्रकार से बहुत से जीव जंतु से हम क्या है, परिचित है। परंतु इसके अलावा भी और बहुत सारे जीव है जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है परंतु देखा नहीं है, परंतु वह भी हमारे पूरे पृथ्वी पर विद्यमान है। ओके, अब आधुनिक समय में हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी जो जीव है जो कि पुराने समय में उपस्थित है उनमें से अधिकतर क्या है, समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए ठीक मान लेता है कि 2000 पर्टिकुलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एग्जिस्ट इन द पास्ट टाइम, अर्थात तो पुराने समय में उपस्थित है, परंतु आखिरकार जो लोगों को या फिर वैज्ञानिकों को किस प्रकार से पता चला होगा कि वह पुराने समय में मौजूद थे, आइए इसे समझते हैं। ओके, तो बेसिकली वैज्ञानिकों ने उस जीव जंतु के बारे में जाना उसके फॉसिल के थ्रू। किसके थ्रू? तो बेसिकली उसकी फॉसिल के थ्रू। ओके, तो अभी फॉसिल क्या होता है आइए इसे समझते हैं। तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि एविडेंस क्या होता है, एविडेंस। ओके, आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्या है, पौधे का टुकड़ा। ओके, तो ये कौन सा पौधा है, तो बेसिकली सबसे पहले हमको दिख रहा है कि एक पौधे का टुकड़ा। अब ये ड्राई है कि वेट है, तो देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ड्राई पौधे का टुकड़ा है। ओके, अब चलिए इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा फ्लावर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखते हैं तो सर्वप्रथम ये तो सूखा हुआ है और इसका जो पत्ती का कलर है, साथ इस पेड़ का जो कलर है वो थोड़ा क्या है, पिंक कलर हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिंक कलर कौन सा पौधा या फिर कौन सा फ्लावर का होता है, तो वह है गुलाब का। ओके, तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई होता है ये कौन सा पौधा है, तो बेसिकली यह गुलाब का पौधा है। परंतु इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या गुलाब के पौधे का अवशेष है। ओके, ठीक इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक या फिर जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, जो पुराने समय में उपस्थित जितने भी जो जीव जंतु हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसके क्या किए, फॉसिल था उसके अवशेष का अवलोकन किए एवं इससे पता लगाया कि वह जो जीव जंतु है वह आधुनिक समय में उपस्थित नहीं है परंतु प्राचीन समय में उपस्थित है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि व्हाट इज नोन एज फॉसिल। सो बेसिकली यू आर रिमेंबर दैट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज फॉसिल, अर्थात जीवों का अवशेष को ही फॉसिल या फिर जीवाश्म कहा जाता है। ओके, यदि आप लोग हिंदी में याद रखिएगा तो आपको लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, जैसे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फॉसिल को जीवाश्म क्या बोला जाता है, जीवाश्म। ओके, यदि हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जीवधन आत्मता जीवों के अवशेष को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म या फिर फॉसिल कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से क्या है, पृथ्वी पर बहुत सारे जो जीव थे जो कि पुराने समय में उपस्थित थे वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उन्हीं में से एक है डायनासोर। ओके, तो आई होप आप लोगों ने डायनासोर्स के नाम सुना होगा। ओके, सो आई होप ईच एंड एवरीवन यू हर्ड अबाउट डायनासोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो चलिए हम लोग डायनासोर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओके,
तो बेसिकली डायनासोर्स प्राचीन समय में पूरे पृथ्वी पर विद्यमान थे। ओके, यह अलग कंटिनेंट्स या फिर अदर कंट्री के अलावा हमारे जो देश है यहाँ पर भी जो डायनासोर्स है वह मौजूद थे। अब इसके बारे में हमको कैसे पता चला, चूंकि जो जबलपुर के जो लामेटा घाट अर्थात मध्य प्रदेश के क्या जबलपुर के जो लामेटा घाट जो नामक स्थान पर डायनासोर्स के बहुत सारे क्या है जीवाश्म मिले हैं। तो इससे पुष्टि होता है कि जो डायनासोर्स है वो पूरी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक विद्यमान थे एवं हमारे देश में भी मौजूद थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर्स आर प्रेजेंट सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग डायनासोर के अवशेष से पता चलता है कि डायनासोर्स आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स लाइक 2000 to 400 लाख ईयर्स एगो। अर्थात कितना, तो बेसिकली 2000 से क्या है 4000 लाख वर्ष पूर्व क्या है डायनासोर्स ही राज कर देता था। उस समय केवल क्या है डायनासोर्स ही उपस्थित है। ओके, सो डायनासोर्स हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन देम। तो इसी प्रकार से डायनासोर्स में क्या थे, बहुत सारे विभिन्नता थे। अब क्या क्या विभिन्नता थे, तो बेसिकली जो डायनासोर्स का जो साइज है वो स्टार्ट होता था कितना से, तो बेसिकली वो स्टार्ट होता है 50 सेंटीमीटर टू 40 मीटर। ओके, चलिए यहाँ पर मैं डिराइव कर रहा हूँ। जो बेसिकली जो डायनासोर्स का जो साइज स्टार्ट कब होता था, तो वो होता था 50 सेंटीमीटर टू 40 मीटर। ओके, so if we conclude 50 centimeter to 40 meter in feet, so how it will come? So basically यदि हम लोग 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर एवं 40 मीटर को यदि हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो ये होगा अराउंड 1.6 फीट और ये हो जाएगा 40 मीटर का अराउंड 131 फीट। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनासोर्स का जो साइज थे बहुत ही छोटे से लेकर बहुत ही बड़ा था। ओके, तो इस प्रकार से डायनासोर्स में लॉट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अर्थात उसमें विभिन्नता थे। अर्थात कोई हर्बीवारस थे अर्थात जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं, कोई कॉर्निवारस थे जो केवल मांस को खाते थे, किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर थे, कोई उड़ने वाला थे। इसी प्रकार से डायनासोर्स की किसी का साइज छोटा था, किसी का आकार बहुत ही बड़ा था। तो ये क्या है डायनासोर्स में क्या थे, वेरिएशंस अर्थात विभिन्नताएं थे। ओके, इसी प्रकार से डायनासोर्स के समय में कुछ और भी जीव जंतु पाए जाते थे। ओके, तो जैसे कि एल्गी हो गया। ओके, तो आई होप आप जानते हैं एल्गी जिसको हम लोग ये वैज्ञानिक भाषा में कहे तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल, जिसको हम लोग साधारण भाषा में काय के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों ने काय को देखा होगा, चाहे वो अपने घर में हो या फिर तालाब या फिर कहीं पर हो। ओके, तो जैसे कि एल्गी हो गया, इसी प्रकार से हो गया साइकस हो गया, मास हो गया, गिंको हो गया, इसी प्रकार से मैमस हो गया जैसे कि रिजेंबल लाइक रैट्स हो गया, इसी प्रकार से रैट्स हो गया, कॉकरोचेस हो गया। ओके, सो दीज आर पर्टिकुलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज सिचुएटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डायनासोर्स। कौन कौन से, तो बेसिकली एल्गी, फॉर्न, मास, साइकस, गिंको एंड मैमल्स रिजेंबलिंग लाइक रैट्स अर्थात चूहा एंड कॉकरोचेस एंड इंसेक्ट। So basically these are particular of the organism also present during period of dinosaurs before the dinosaurs and also present at the during period of Palestine in all over the world. Okay, तो basically ये जो जीव जंतु थे जैसे कि एल्गी हो गया, साइकस हो गया, फॉर्न हो गया, मास हो गया, इसी प्रकार से गिंको हो गया, इसी प्रकार से जो स्तनधारी जीव जैसे कि चूहा हो गया, तिलचट्टा हो गया एवं कॉकरोच। तो ये सभी जीव क्या थे, डायनासोर्स के समय में भी पाए जाते थे, डायनासोर्स के पहले भी पाए जाते और डायनासोर्स के बाद अर्थात आधुनिक समय में भी पाए जाते, परंतु डायनासोर्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, इसी प्रकार से आधुनिक समय में हम बर्ड्स को आधुनिक समय में क्या डायनासोर्स का छोटा रूप मान सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार हम लोग बर्ड्स को डायनासोर का छोटा रूप क्यों मान, आइए इसे समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने डायनासोर्स के बारे में जाना कि डायनासोर्स आर लॉस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन देम, अर्थात डायनासोर्स में क्या थे, बहुत सारे विभिन्नता थे अर्थात किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर थे, कोई शाकाहारी थे, कोई मांसाहारी थे, कोई उड़ने वाला थे, किसी का आकार छोटा था, किसी का आकार बड़ा था। इसी प्रकार से हम लोग पक्षियों की बात करें तो कुछ पक्षी छोटा होता है, कुछ पक्षी बड़ा होता है। इसी प्रकार के कोई पक्षी शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई सर्वहारी अर्थात शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता है। इसी प्रकार से जो कुछ पक्षी होता है वह अंडे देता है, उसकी बस्तात बच्चे देता है, एवं कुछ पक्षी ऐसे होता है जो कि डायरेक्टली बच्चे देता है। इसी प्रकार से कुछ पक्षी क्या है, कम ऊंचाई पर उड़ता है, जबकि कुछ पक्षी होता है वह अधिक ऊंचाई पर उड़ता है।
तो इस प्रकार से क्या है, जो बर्ड्स है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन विद बिटवीन देम, अर्थात जो पक्षी है उसके भी मध्य क्या है, बहुत सारे विविधता। तो इस प्रकार से क्या है, डायनासोर्स एवं बर्ड्स में क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, जो डायनासोर्स हो गया, डायनासोर्स एवं क्या है, जो बर्ड्स में क्या है, सिमिलैरिटीज है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं जो आधुनिक समय के जो बर्ड्स है उसको डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। ओके, इस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या है, जियांट मैमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग सो फास्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या है, जियांट मैमल्स लाइक जैसे कि एलिफेंट हो गया एवं इसी प्रकार से बहुत से जीव जंतुओं की जो जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होने लगी, परंतु डायनासोर्स क्या है, समाप्त हो चुके थे, परंतु आधुनिक समय में डायनासोर्स उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से इसके विपरीत यदि हम लोग डायनासोर के समय की बात करें तो प्राचीन समय में डायनासोर उपस्थित थे, परंतु जैसे कि जियांट मैमल्स लाइक एलिफेंट्स एवं अदर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग एक चीज याद रखिएगा अबाउट गिंको ट्री। ओके, किसके बारे में, तो आप लोग गिंको ट्री के बारे में याद रखिएगा, गिंको ट्री। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को गिंको ट्री के बारे में बताया था कि गिंको, बेसिकली मैंने गिंको ट्री के बारे में बताया था कि गिंको ट्री क्या है। तो बेसिकली जैसा कि हम लोग जानते थे कि गिंको ट्री इज आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डायनासोर्स बिफोर द डायनासोर्स एंड आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नॉन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डायनासोर्स क्या, आई मीन गिंको ट्री क्या होता है कि जो डायनासोर के समय में पाए जाते थे उसके पहले एवं उसके बाद अर्थात आधुनिक समय में भी पाया जाता है। ओके, so yeah, remember about Ginkgo tree, which is when atomic bomb blast in Hiroshima in 1945 to USA. So first species is growing there. So what is that? So that is the Ginkgo tree. Okay. तो जापान के एक छोटे से जापान का जो नगर है कौन सा, हिरोशिमा। जब हिरोशिमा में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, तो सब कुछ तहस नहस होने के बाद जो फर्स्ट स्पीशीज वहां पर ग्रो हुआ था उसका नाम क्या है, तो वह है गिंको ट्री। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड, अर्थात क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, उसके पश्चात इसके आंसर के बारे में जानेंगे। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड, अर्थात ऐसे कैसे होगा, अर्थात ऐसे कैसे हुआ होगा कि जो डायनासोर्स वह पूरी तरह से विलुप्त हो गया, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ होगा एवं कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे। ओके, आइए इसको हम लोग वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से क्या होगा जो डायनासोर्स पूरी तरह से विलुप्त हुए होंगे। ओके, डायनासोर्स। ओके, तो बेसिकली there are two reasons we can say that about dinosaurs extinction. So what are, so basically डायनासोर्स की विलुप्त होने के दो कारण हम लोग कह सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला है रिसोर्सेज, क्या है, रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम लोग डायनासोर्स के बारे में यह कह सकते हैं कि जो डायनासोर्स को क्या है, पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ओके, और दूसरा कारण इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अडैप्टेशन, क्या है, अडैप्टेशन अर्थात अनुकूलन। ओके, तो जो डायनासोर्स है वो क्या है, वो अपने आवास में अनुकूलित नहीं हो पाए होंगे, इस वजह से जो डायनासोर्स है वो पूरी तरह से विलुप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसके दो कारण दे सकते हैं कि डायनासोर्स किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर विलुप्त होंगे। तो पहला है डायनासोर्स को पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स है वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और दूसरा कारण इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनासोर्स वे अपने आवास में अनुकूलित नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स वह पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ओके, तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ होगा।
ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चलिए समझ जाएं कि मतलब जो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब इसके पश्चात नए नए जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। ओके, आइए इसे वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो किसी भी जीवों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो है सेल के द्वारा। किसके द्वारा, तो वो है सेल के द्वारा। आई होप आप लोगों ने सेल के बारे में क्लास 9 में पढ़ा होगा। ओके, तो सर्वप्रथम आप लोग याद रखिएगा कि आखिरकार सेल होता क्या। तो सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है अर्थात कोशिका होता है, वह हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो बेसिकली सेल न केवल मनुष्य, अपार्ट फ्रॉम each and every single organism like microorganism, cellular organism or multicellular of the organism or any particular of the organism which is exist in all over the world, there is a very important role play. Okay, तो सेल क्या होता है, प्रत्येक जीव जंतु के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों, यदि सेल ही नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि सेल के द्वारा ही क्या है, किसी भी जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, तो आइए इसमें समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से किसी भी जीव का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पहला आता है सेल। ओके, तो बेसिकली सेल के द्वारा क्या होता है, किसी भी जीव का निर्माण होता है। सेल के बाद आता है टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, and then multicellular forms of organism अर्थात multicellular organism. ओके, multicellular organism। तो यह प्रोसेस होता है सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यदि हम इसको हिंदी में बात करें तो यह होगा सेल टू कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, उसके पश्चात बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी जीव का फॉर्मेशन अर्थात निर्माण होता है। ओके, अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, तो बेसिकली आप सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, हिंदी में इसका मीनिंग होता है बहुकोशिकीय जीव, अर्थात ऐसा जीव जिसमें दो या दो से अधिक कोशिका पाया जाता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, फसल हो गई, अर्थात जितने भी जीव जंतु हम लोग देख पा रहे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इसी प्रकार से सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अर्थात एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका पाया जाता है उसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं अर्थात एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ओके, उसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से जीवों का विकास होता है। तो यह प्रोसेस है सेल्स टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। So in the type of any particular of the organism which is organized in all over the world. Okay, तो इसके पश्चात हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से जीवों का विकास समय के अनुसार हुआ होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जिस प्रकार से प्रकृति का नियम है, क्या नियम है, तो वो समय के अनुसार अपने आप को क्या करता है, चेंजेस होता है। जैसे कि प्रकृति में क्या आता है, जैसे कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, फिर किसी प्रकार से क्या होगा, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, उसको अडेप्ट हो जाता है, ढालता है। यदि अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढालेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, वो एक्सीडेंट अर्थात वो समाप्त हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, प्रत्येक जीव को अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए क्या है, उसमें चेंजेस होना अर्थात अपने आप में परिवर्तन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट थिंक हाउ दिस। तो बेसिकली क्वेश्चन था कि किस प्रकार से हुआ होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि थिंक हाउ दिस मे हैव हैपेंड।